सभी लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, तो सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे सब क्वेश्चनों पर और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। संध्या कुमारी जी भी जुड़ चुके हैं, चलिए बताइएगा। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहले छोटू राणा जी जवाब दे चुके हैं, एक का सी, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई है। ठीक है, सब लोग पहले क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, और पहले ही बता देते हैं, याद रखिएगा क्लास जो चलेगा 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा लगातार चलेगा क्लास बाबू। ठीक है, तो चलिए सभी का जवाब आ रहा है। प्रीति कुमारी जी सी बता रहे हैं, सीमा कुमारी जी बता रहे हैं सी, और सनातनी आर्मी जी जुड़ चुके हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। एच सी मुखर्जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एच सी मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन याद रखिएगा। आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एच सी मुखर्जी विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, बताइएगा। यानी कि एच संविधान सभा में यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे, याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। कब निर्वाचित, 1946 ईस्वी को निर्वाचित हुए थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और इसी से मैं आप लोग को पता होनी चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे आप लोग बताएंगे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन थे, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी चुने गए थे, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर बात किया जाए, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था। एग्जाम में बहुत बार सवाल बन सकता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था, तो क्या आप लोग बताइएगा भारतीय संविधान को किसने लिखा था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है बाबू, और सभी लोग बताएंगे संविधान को किसने लिखा था जो। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेम बिहारी रायचंद किसने लिखा था, तो रखिएगा प्रेम बिहारी रायचंद ने लिखा था। प्रेम बिहारी रायचंद ने लिखा था, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रेम बिहारी रायचंद, याद रखिएगा प्रेम बिहारी रायचंद ने लिखा था, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और बात किया जाए इसका अन की संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संविधान को लिखने में कितना समय लगा था, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा 2 बरस 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 बरस और 18 दिन का समय लगा था, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये सब जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं बाबू, ये सब को क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब पूछा जाता है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग से पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के जनक कौन है। जनक कौन है, याद रखिएगा। जनक की बात किया जाए, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, जो कि संविधान सभा के क्या है, जनक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये सबको क्या करना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन से, तो सब लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो छोटू राणा जी 2 का ए बता रहे हैं, संध्या कुमार जी बी बता रहे हैं, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ये जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, एग्जाम ओरिएंटल है। ठीक है, तो सनातनी आर्मी ऑफिसर जी 2 का ये बता रहे हैं, नेहा कुमारी जी भी बता रहे हैं। चलिए बताइएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाक्य स्वतंत्र का अधिकार, कहने का मतलब हो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में, स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णन है, बताइएगा। प्रेस की स्वतंत्रता, याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, बताइएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो बता सकते हैं आप लोग। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, याद रखिएगा 19 के 1 के एम हो जाएगा। ठीक है, 19 के 1 के एम हो जाएगा, और याद रखिएगा 19 के 1 के एम हो जाएगा, जो कि प्रेस की यानी कि
स्वतंत्रता का वर्णन, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन याद रखिएगा 19 के 1 के में हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बताइएगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? क्या आप लोग बता सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये सब जितना भी बताते हैं याद रखिएगा, ये सब रिवाइज होगा आप लोग के लिए, आप लोग के ही लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो बताइएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा अनुच्छेद 75 में किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 के तहत याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, और किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे? हमेशा बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकारी किस अनुच्छेद में? याद रखिएगा अनुच्छेद कितना हो जाएगा? याद रखिए अनुच्छेद 124 में इसका वर्णन है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सब लोग क्या करेंगे? अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और बहुत ही बेहतरीन क्लास भी है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित। बहुत बार ये सवाल बता भी चुके हैं आप लोग को, तो गलत नहीं करना, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन से, ठीक है। तो बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। कुणाली कुमार जी हाय जुड़ चुके हैं, सनातनी आर्मी जी 3 का भी बता रहे हैं, प्रीति कुमार जी सी बता रहे हैं, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। याद रखिएगा संविधान संशोधन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? याद रखिएगा संविधान संशोधन से हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर? बी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अनुच्छेद यानी कि 368 किससे संबंधित है? याद रखिएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया? आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया? क्या आप लोग बता सकते हैं? संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो सब लोग बताएंगे संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया है। याद रखिए साउथ अफ्रीका से। बहुत बार पढ़ा चुके हैं आप लोग को गलत नहीं करना है। याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से याद रखिएगा संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन का प्रावधान याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और बात की जाए संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? याद रखिएगा अनुच्छेद तो 368 आप लोग को बता ही दिए। अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है, तो बता ही दिए। लेकिन पूछा जा सकता है भाग बाबू, ठीक है। भाग किस में है? किस में वर्णन है? तो भाग याद रखिएगा 20 में वर्णन है, ठीक है। भाग 20 में वर्णन है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। भाग याद रखिएगा 20 में वर्णन है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा बाबू, ठीक है। हमेशा क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे? जवाब देंगे। अगले प्रश्न का क्या करेंगे? जवाब देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से, और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन से, तो सभी क्या करेंगे? जवाब देंगे। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? आप लोग बताइएगा तो। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? सभी लोग 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन से। मिसाइल मैन के नाम से किनको जानते हैं? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी बताएंगे। चलिए सभी का जवाब आ रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखिएगा मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? हमेशा याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद रखिएगा मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। और याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम याद रखिएगा 11वें क्रम के क्या थे? राष्ट्रपति थे। 11वें क्रम के याद रखिएगा राष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। 11वें क्रम के याद रखिएगा राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग बता सकते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था? जो याद रखिएगा तमिलनाडु में बाबू, हमेशा रखिएगा कहाँ हुआ था? याद रखिएगा तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है कि कब इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? याद रखिएगा इनका जन्म याद रखिएगा 15 अक्टूबर 1931 को। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। और ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे? भारत के राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे? याद रखिएगा 2002 से लेकर के याद रखिएगा 2007 तक रहे थे। 2007 तक याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। वो भी 11वें क्रम के राष्ट्रपति है, ठीक है। 11वें क्रम के राष्ट्रपति है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है।
इनका मृत्यु कब हुआ था, यानी कि मिसाइल में इनका मृत्यु कब हो गया था, बताइएगा आप लोग। मिसाइल में इनका मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिए 27 जुलाई याद रखिए 27 जुलाई 2015 को इनका मृत्यु हो गया था। पता है कैसे हुआ था, पता है आप लोगों को कि कैसे हुआ। याद रखिएगा व्याख्यान देते समय, यानी कि भाषण देते समय इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, व्याख्यान देते समय यानी कि भाषण देते समय इनका मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, तो देखिए मेघालय के शिलाओं में। कहाँ हुआ था, तो रखिएगा मेघालय के शिलाओं में। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, मेघालय के शिलाओं में याद रखिएगा इनका मृत्यु हो गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे बाबू। सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है, जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। छोटू राणा जी 5 का डी बता रहे हैं और बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। संध्या कुमारी जी सी बता रहे हैं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। चलिए बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। स्वाति कुमारी जी भी बता रहे। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय हमेशा क्या लेता है। याद रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या रहेगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष लेता है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू, उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, आप लोग क्या बता सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं धन विधेयक का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन है। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में, आप लोग क्या बता सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि धन विधेयक के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है। सब लोग बताएंगे। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, यानी कि धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है। याद रखिएगा धन विधेयक का वर्णन हमेशा रखिएगा अनुच्छेद 110 में हो जाएगा बाबू। ठीक है, किस में हो जाएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। जो भी अनुच्छेद 110 लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो भी अनुच्छेद 110 लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, और याद रखिएगा क्या करा यहाँ पर, यहाँ पर करा कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। लेकिन किसके परामर्श पर लेते हैं, किसके परामर्श पर लेते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रपति के परामर्श पर लेते हैं आप। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष भी याद रखिएगा किससे पूछते हैं, याद रखिएगा राष्ट्रपति से पूछते हैं। ठीक है, तब ये लेते हैं परामर्श। ठीक है, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। यहां पर कह रहा है कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। बताइएगा भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन ये सब क्वेश्चन है बाबू। आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग जवाब देंगे। छोटू राणा जी बता रहे हैं ए, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्लास को आप लोग शेयर नहीं करते बाबू, सब लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं आज की क्लास में। संध्या कुमार जी ये बता रहे हैं, सीमा कुमार जी ये बता रहे हैं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है तो बताएंगे सब लोग। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा उपराज्यपाल कौन करता है, याद रखिएगा उपराज्यपाल करता है हमेशा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और जो भी ऑप्शन नंबर यानी कि ये बता रहे हैं इनका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उपराज्यपाल का प्रावधान किस में है, याद रखिए भाग 6 में हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रावधान किस भाग में है, याद रखिएगा भाग 6 में इसका प्रावधान है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, और बताइएगा राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और याद रखिए प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, बता सकते हैं आप लोग। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, चलिए बताइएगा। सभी लोग बताएंगे योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। इसमें आप लोगों को गलत नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है लेकिन गलत नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। छोटू राणा जी 15 मार्च 1950 लगा रहे हैं। चलिए बताइएगा। ठीक है, प्रीति कुमारी जी डी बता रहे हैं, सनातनी जी बता रहे हैं 7 का डी, संध्या कुमारी जी डी बता रहे हैं, सीमा कुमारी जी डी बता रहे हैं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। ठीक है, सभी का जवाब आ रहा है बाबू। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
यानी कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखिएगा 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और फुल डेट जानना चाहते हैं, याद रखिएगा 15 मार्च, याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को याद रखिएगा योजना आयोग का गठन किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे आप। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, इसका आयोग कौन होता है? योजना आयोग का आयोग कौन होता है? तरक्की प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तरक्की प्रधानमंत्री होता है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखिए। ठीक है, आप लोग क्या बता सकते हैं, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? योजना आयोग का नाम बदलकर, याद रखिएगा, नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? बताइए, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? बता सकते हैं आप लोग? योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? बता सकते हैं आप लोग? कौन कौन जवाब दे सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग जवाब देंगे। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को याद रखिएगा योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? 2015 में, याद रखिएगा कौन थे? मोदी जी थे। कौन थे? याद रखिएगा मोदी जी थे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कौन थे? याद रखिएगा मोदी जी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे बाबू, सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? बताइएगा सब लोग। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो बताएंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए सभी का जवाब आ रहा है। छोटू राणा जी डी बता रहे हैं, प्रीति कुमारी जी डी बता रहे हैं, और बताएंगे सनातनी जी बता रहे हैं, यानी कि क्या बता रहे हैं बाबू, 44वें संविधान संशोधन 1978, और बताएंगे नेहा कुमारी जी भी बता रहे हैं। सभी लोग बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। याद रखिएगा बिल्कुल बिल्कुल सभी का सही है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में याद रखिएगा अरे संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। और बताइएगा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में यानी कि स्थापित किया गया? तो बताइएगा संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है? आप लोग क्या बता सकते हैं? संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में स्थापित किया गया है, क्या आप लोग बता सकते हैं? याद रखिएगा 300 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 300 के क में, बिल्कुल याद रखिएगा अनुच्छेद 300 के क में इसको स्थापित किया गया वर्तमान में। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे बाबू। चलिए सभी का जवाब आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है, 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग क्या करा? 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था। बताइएगा, यानी कि 1953 ईस्वी में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खालिस्तान की अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था। तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति किया गया था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले छोटू राणा जी जवाब दे रहे हैं नो का बी, और बताएंगे सनातनी जी बता रहे हैं नो का ए, स्वाति कुमारी जी ये बता रहे हैं कि इसका बता रहे हैं, स्वाति कुमारी 300 का ये बता रहे हैं वो पीछे में लगे। संध्या जी भी बता रहे हैं, सीमा कुमारी जी भी बता रहे हैं, प्रीति कुमारी जी क्या बता रहे हैं बाबू? चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। ठीक है, काका कलेलकर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा काका कलेलकर की अध्यक्षता में, याद रखिएगा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या किया गया था, नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन क्या रहेगा, याद रखिएगा ऑप्शन जो भी ए बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? याद रखिएगा 1953 ईस्वी में। याद रखिए 1953 ईस्वी में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा काका कलेलकर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? याद रखिएगा काका कलेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है एक और कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके समय किया गया था? द्वितीय बताइएगा, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बताइएगा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, क्या आप लोग बता सकते हैं? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, बता सकते हैं आप लोग?
याद रखिएगा बीपी मंडल बाबू, ठीक है, याद रखिएगा बीपी मंडल की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, याद रखिएगा बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। और कब किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब किया गया था। याद रखिएगा 20 सितंबर 1978 को। कब किया गया था, याद रखिएगा 20 सितंबर 1978 को किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इनका फुल नाम पता है आप लोग को, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हो जाएगा। इनका फुल नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, 10 नंबर क्वेश्चन करा है हाईली धूमकेतु, हाईली कैमेट अब कब दिखाई देगा, बताइएगा। हाईली कैमेट यानी कि हाईली धूमकेतु है जो अब कब दिखाई देगा, बताइएगा सब लोग। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन तो बता सकते हैं आप लोग हाईली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा, 2061 में, 2055 में, कि 2075 में, कि 2070 में। चलिए बताइएगा। सनातनी आर्मी जी 2075 लगा रहे हैं। चलिए सभी बताएंगे। छोटू राणा जी ये बता रहे हैं। चलिए सब लोग बताएंगे, ठीक है, सब लोग बताएंगे। पहले आप लोग को समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर क्या होना है, समझना होगा, ठीक है, तब सवाल बनेगा, ठीक है। आप लोग समझेंगे, समझे बिना नहीं बना सकते हैं। चलिए ए ओ का जवाब आया सही। यहाँ पर देखिएगा धूमकेतु है जो याद रखिए, हाईली धूमकेतु क्या है, याद रखिए लघु अवधि क्या है, एक प्रकार का धूमकेतु है बाबू, ठीक है। क्या है, लघु अवधि क्या है, धूमकेतु है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। धूमकेतु याद रखिएगा हर वर्ष, याद रखिएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, हमेशा रखिएगा। धूमकेतु है, हाईली धूमकेतु, याद रखिएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये आप लोग को पता होनी चाहिए, कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, याद रखिएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पहली बार कब दिखाई दिया गया था, बताइएगा। पिछली बार, पहले सॉरी यहाँ पर पिछली बार बात कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार नहीं, पिछली बार कब दिखाई दिया गया था, बताइएगा। पिछली बार कब दिखाई दिया गया था, याद रखिएगा 1986 में दिखाई दिया गया था। 1986 ईस्वी में याद रखिएगा पिछली बार दिखाई दिया गया था। और पता है पृथ्वी से दिखाई देगा, ठीक है, हर याद रखिएगा 76 वर्ष बाद, याद रखिएगा पृथ्वी पर से आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। हर 76 वर्ष बाद तो याद रखिएगा पृथ्वी पर से आप लोग को दिखाई देगा ये, ठीक है। हाईली धूमकेतु है, याद रखिएगा हर 76 वर्ष बाद याद रखिएगा पृथ्वी पर से आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। और पहले याद रखिए, पिछली बार याद रखिए 1986 में दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, 72 यानी 76 जोड़ लीजिए, याद रखिए 2061 में, अगला बार याद रखिए 2061 में दिखाई देगा, ठीक है। तो 2061 में हाईली धूमकेतु को देखने के लिए आप लोग क्या क्या रहना चाहिए, आप लोग को तैयार रहना चाहिए, ठीक है। 2061 इसमें याद रखिएगा हाईली धूमकेतु को देखने के लिए आप लोग को क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू, उनका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन करा है कि जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। बताइएगा जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जो सभी बताएंगे, क्लास को बाबू लाइक करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। क्लास को लाइक और क्या करना है, आप लोग को शेयर करना है, ठीक है। ये दो काम रहा आप लोग को, ये दो काम रहा। और जवाब देंगे सब लोग। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सब लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइएगा बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। छोटू राणा जी 11 का बी बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी बता रहे हैं ए, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सनातनी आर्मी जी बता रहे हैं 11 का डी, सीमा कुमारी जी भी बता रहे हैं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। प्रत्येक 12 घंटे में एक बार दिखाई देता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रत्येक 12 घंटे में एक बार याद रखिए परिक्रमा करता है, सॉरी परिक्रमा करता है। प्रत्येक 12 घंटे में याद रखिएगा एक बार, याद रखिएगा जीपीएस उपग्रह है जो पृथ्वी का क्या करता है, परिक्रमा करता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में आप लोग को बता देते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। पहले बताइएगा जीपीएस का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, जीपीएस का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, इस्तेमाल कौन पहली बार किसने किया था, बताइएगा। जीपीएस का पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, क्या आप लोग बता सकते हैं। जीपीएस का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था, याद रखिएगा जीपीएस का इस्तेमाल हमेशा रखिएगा पहली बार किसने किया था, तो याद रखिएगा अमेरिका की सेना बाबू, ठीक है। अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका की सेना ने किया था, किसने किया था, तो रखिएगा अमेरिका की सेना ने पहली बार किया था। और कब किया था आप लोग को पता होने चाहिए, याद रखिएगा 1960 ईस्वी में जीपीएस का प्रयोग किया था। कौन किया था, तो याद रखिएगा अमेरिका की सेना ने पहली बार प्रयोग किया था।
ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, याद रखिएगा प्रत्येक 12 घंटे में एक बार परिक्रमा करता है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या करा, 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहां पर देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती है, बताइए। ग्रेनाइट जो चट्टाने होती है किस प्रकार की चट्टाने होते हैं, बताइएगा। अवसादी चट्टाने होंगे, क्या आग्नेय चट्टाने होंगे, कि शिष्ट चट्टाने होंगे, कि यांत्रिक चट्टाने होंगे। चलिए बताइएगा। चट्टान कितने प्रकार का होता है, याद रखिए चट्टान 3 प्रकार का होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। चट्टान कितने प्रकार का होता है जी, 3 प्रकार का होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। पहला का नाम क्या है, याद रखिए पहला का नाम याद रखिए अवसादी हो गया, पहला याद रखिए अवसादी चट्टान हो गया। दूसरा की बात किया जाए, याद रखिए दूसरा हो जाएगा आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और याद रखिएगा तीसरा का नाम हो जाएगा कौन, कायांत्रिक चट्टान बाबू, ठीक है। कौन हो जाएगा, याद रखिए कायांत्रिक चट्टान हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। चट्टान कितने प्रकार का होता है, याद रखिए 3 प्रकार का हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, कायांत्रिक चट्टान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो जवाब देंगे सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, याद रखिएगा बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, याद रखिएगा आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, याद रखिए बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, आप लोग क्या बता सकते हैं, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। याद रखिएगा जब मैग्मा ठंडा होता है, याद रखिएगा तब आग्नेय चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। मैग्मा जब ठंडा होता है, याद रखिएगा आग्नेय चट्टान का क्या होता है, निर्माण होता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आप लोग से एक ठो सवाल पूछते हैं, कोयला कितने प्रकार का होता है, एक ठो और सवाल पूछ लेते हैं, कोयला कितने प्रकार का होता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, क्या बता सकते हैं आप लोग, कोयला कितने प्रकार का होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं। चलिए बताइएगा कोयला कितने प्रकार का होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कोयला कितने प्रकार का होता है, ये भी आप लोग को पूछना है, ठीक है। चलिए पूजा पांडे जी बिल्कुल लगा रहे हैं 4, चलिए सभी का जवाब आ रहा है। देखिए छोटू राणा जी 3 लगा रहे हैं, क्या बात है भाई, 3 नहीं होगा 4 होगा, ठीक है। याद रखिएगा कोयला 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा कौन कितने प्रकार का होता है, याद रखिएगा 4 प्रकार का होता है। कौन कौन हो गया, नाम लिख सकते हैं, याद रखिएगा एंथ्रासाइट हो गया, याद रखिएगा पहला, याद रखिएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। पहला याद रखिएगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। दूसरा हो गया बिट्टुमिनस, याद रखिए बिट्टुमिनस हो जाएगा, बिट्टुमिनस कोयला हो जाएगा। तीसरा की बात किया जाए कौन हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा बताइएगा आप लोग, ठीक है। तीसरा कौन हो जाएगा, एक हो जाएगा पीट कोयला जो कि सबसे घटिया कोयला है, ठीक है। पीट कोयला हो जाएगा जो कि सबसे घटिया कोयला। एक ठो और बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक ठो और बता दीजिएगा, एंथ्रासाइट, बिट्टुमिनस, पीट और लिग्नाइट, याद रखिए लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। कौन सा कोयला हो जाएगा, याद रखिए लिग्नाइट, याद रखिए लिग्नाइट कोयला हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। सबसे उच्चतम कोयला कौन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है बाबू, उच्चतम प्रकार का सबसे उच्चतम कोयला कौन है, उच्चतम प्रकार का कोयला कौन है, तो याद रखिए सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला याद रखिए एंथ्रासाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो याद रखिए एंथ्रासाइट हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा जो कि सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। सबसे घटिया कोयला किसको कहते हैं, सबसे घटिया कोयला, सबसे घटिया कोयला किसको कहते हैं, आप लोग क्या बता सकते हैं। सबसे घटिया कोयला याद रखिए पीट को बाबू, ठीक है। याद रखिए हम पीट को याद रखिएगा सबसे घटिया कोयला कहते हैं। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। सबसे घटिया कोयला किसको कहते हैं, याद रखिएगा पीट को कहते हैं। बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे बाबू, सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको गलत नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या करा, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, आप लोग को गलत नहीं करना, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए बताइएगा सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ईरान में होगा, कि दक्षिण अफ्रीका में होगा, कि उत्तरी अफ्रीका में होगा, कि ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो चलिए जवाब दे सकते हैं। नंदिनी सी जी ये बता रहे हैं और बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सहारा रेगिस्तान यानी कि कहाँ स्थित है, पहले आप लोग बताइए कि समझ में आता है कि नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं, आप लोग क्या बताइएगा, पढ़ाया हुआ समझ में आता है कि नहीं, तोड़ते हैं आप लोग को सवाल को जो समझ में आता है कि नहीं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए 13 का बी बता रहे हैं गौतम जी, राखी कुमारी जी सी बता रहे हैं। चलिए सभी लोग बताएंगे बाबू, ठीक है। छोटू राणा जी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका लगा रहे हैं, गौतम जी साउथ लगा रहे हैं। चलिए सभी लोग का जवाब आ रहा है, सभी को लोग का अलग अलग जवाब आ रहा है, ठीक है। तो बताएंगे सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान है जो कहाँ स्थित है, तो हमेशा याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ स्थित है, याद रखिएगा उत्तर अफ्रीका में हो जाएगा, याद रखिएगा
ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा उत्तर अफ्रीका में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। और एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन है? विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन है? याद रखिए सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। कौन सा रेगिस्तान हो जाएगा? याद रखिए सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। और बात किया जाए इसका, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? इसका फैलाव कितना है? क्या आप लोग बता सकते हैं? इसका फैलाव कितना है? याद रखिए 84 लाख वर्ग किलोमीटर बाबू, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये सब को जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं याद रखिएगा, याद रखिएगा 84 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव है। याद रखिए 84 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका फैलाव है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र है बाबू, ठीक है। ये विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र है। विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन है? याद रखिए सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। विश्व के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? याद रखिए सहारा रेगिस्तान हो जाएंगे, जो कि विश्व के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है। एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है कि सहारा रेगिस्तान में कितने झील हैं? बताइएगा आप लोग कि सहारा रेगिस्तान में कितने झीलें हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं सहारा रेगिस्तान में कितने झीलें हैं? तो हमेशा याद रखिए सहारा रेगिस्तान में याद रखिएगा कितने झीलें हैं? याद रखिए 20 से अधिक झीलें हैं, ठीक है। याद रखिएगा 20 से अधिक झीलें हैं सहारा रेगिस्तान में। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा 20 से अधिक झीलें हैं जो याद रखिएगा सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसमें आप लोग को पता होना चाहिए कि 20 जो झील है, याद रखिएगा कैसा झील है? याद रखिएगा खारे पानी की झील। 20 झील है, याद रखिएगा कैसा झील है? याद रखिएगा खारे पानी के झील है। मात्र एक ठो झील, याद रखिएगा मात्र एक ठो झील है, याद रखिएगा मीठे पानी का झील। मात्र एक ठो झील है, याद रखिएगा जो मीठे पानी का झील है, जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा चाट झील। कौन सा झील? याद रखिएगा चाट झील। याद रखिएगा इसका नाम क्या है? याद रखिएगा चाट झील है, जो याद रखिएगा मीठे पानी का झील है, चाट झील। याद रखिए चाट झील है जो मात्र क्या है, मीठे पानी का झील है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, जो अगला क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहां पर अगला प्रश्न क्या करा, देखिएगा प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी? बताइएगा प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बताइएगा सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सब लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलिए बताइएगा प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? कंबोडिया का होगा कि उत्तर कोरिया का होगा कि दक्षिण कोरिया का होगा कि वियतनाम का होगा? तो सब लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग का जवाब आ रहा है। गौतम जी बता रहे हैं बी, और बताएंगे संध्या कुमार जी सी बता रहे हैं, छोटू राणा जी 14 का बी बता रहे हैं। सब लोग बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। काजल मधेसिया ये बता रहे हैं एक। याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? क्या आप लोग बता सकते हैं वियतनाम की राजधानी कहाँ है? आप लोग बताइएगा वियतनाम की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी हो जाएगा हनोई, ठीक है। हनोई इसकी राजधानी हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगा? याद रखिएगा हनोई इसकी राजधानी हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? याद रखिए सियोल बाबू, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? याद रखिए सियोल। कौन हो जाएगा? याद रखिए सियोल, हमेशा याद रखिए सियोल होगा। सियोल हो जाएगा, जो कि दक्षिण कोरिया का क्या है, राजधानी है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? याद रखिए सियोल है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। एक तो और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ये बार बार सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बताइएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? सब लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बाबू, याद रखिएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ताशकंद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? याद रखिए ताशकंद, बिल्कुल बिल्कुल सही का आ रहा जवाब ताशकंद बाबू, ठीक है। ताशकंद हो जाएगा इसका राजधानी। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, और बताइएगा सब लोग 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जलद मरुमैदान भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से आप लोग पढ़कर क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा इनमें से कौन सा जलद मरुमैदान भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से क्या करता है, पृथक करता है?
आप लोग क्या कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। छोटू राणा जी 15 का सी बता रहे हैं, सनातनी जी बता रहे हैं 14 का सी। और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करें, जवाब देंगे बाबू, ठीक है। चलिए, पूजा पांडे जी सी बता रहे हैं, गौतम कुमार जी ए बता रहे हैं। चलिए, सभी का भिन्न भिन्न जवाब आ रहा है, ठीक है, सभी का अलग अलग जवाब आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। तो याद रखिएगा पाक जलड मरुमध्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक कौन करता है, तो याद रखिएगा पाक जलड मरुमध्य अलग करता है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, बी यानी कि सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। और याद रखिएगा हडसन जलड मरुमध्य किसको अलग करती है, हडसन जलड मरुमध्य है जो किसको अलग करती है, याद रखिए हडसन की खाड़ी, किसकी खाड़ी, याद रखिए हडसन की खाड़ी, याद रखिएगा ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए बता रहे हैं हडसन की खाड़ी एवं, और याद रखिए अटलांटिक महासागर, याद रखिए अटलांटिक महासागर को अलग करती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए, अटलांटिक महासागर को क्या करती है, अलग करती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, ठीक है। सुंडा जलमर्मर किसको अलग करती है, बताइएगा। सुंडा जलमर्मर है जो किसको अलग करती है, याद रखिए सुमात्रा, किसको, याद रखिए सुमात्रा और किसको, जावा द्वीप को, सुमात्रा और जावा द्वीप को कौन अलग करती है, याद रखिएगा सुंडा जलमर्मर। सुमात्रा और जावा द्वीप को कौन अलग करती है, याद रखिएगा सुंडा जलड मरुमध्य अलग करती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए। बॉस जलड मरुमध्य किसको अलग करती है, बॉस जलड मरुमध्य किसको अलग करती है, याद रखिए तस्मान बाबू, ठीक है, याद रखिए तस्मान और तस्मान सागर, याद रखिए तस्मान सागर और दक्षिण सागर को अलग करती है, किसको अलग करती है, याद रखिए तस्मान सागर और दक्षिण सागर को क्या करती है, ये अलग करती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिए, ये बड़ा याद रखिएगा, ठीक है। दो ठो याद रखिएगा, सुंडा जलड मरुमध्य और पाक जलड मरुमध्य, याद रखिएगा, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये दोनों सवाल आ चुका है, इसलिए क्या कीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे और क्लास के बाबू शेयर करेंगे। जो भी क्लास को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग से अनुरोध है क्लास को शेयर कर दीजिए बाबू, ठीक है। सब लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक भी करते रहिए सब लोग, ठीक है। चलिए, छोटू राणा जी डी बता रहे हैं, सनातनी आर्मी जी 16 का डी बता रहे हैं, प्रीति कुमार जी सी बता रहे हैं। चलिए सब लोग जवाब दे रहे हैं, सभी लोग का जवाब आ रहा है और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। सभी लोग बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तो सवाल अपने आप बन जाएगा। ध्यान से आप लोग को क्या करना है, पहले सवाल को पढ़ना है, फिर क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। काजल जी बता रहे हैं सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। तो याद रखिए 16 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप लोग को पता होना चाहिए यानी कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखिए त्र्यंबक पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है, देखिए त्र्यंबक पहाड़ से निकलती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई कितना है, याद रखिए 1465 किलोमीटर बाबू, ठीक है, 1465 किलोमीटर याद रखिएगा इसकी लंबाई है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। इसका मुहाना कहाँ है, आप लोग बता सकते हैं, इसका मुहाना यानी कि गिरता कहाँ है, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, किसके क्या गंदी कहते हैं, बिरध गंगा भी कहते हैं, याद रखिए बिरध गंगा, याद रखिए बिरध गंगा किसको कहते हैं, याद रखिए गोदावरी नदी को ही याद रखिए बिरध गंगा कहते हैं। और दक्षिणी भारत के गंगा किसको कहते हैं, याद रखिए दक्षिण भारत का गंगा याद रखिए गोदावरी नदी को ही कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, याद रखिए गोदावरी नदी को ही कहते हैं। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, याद रखिए गोदावरी नदी को ही कहते हैं। एक और याद रखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कावेरी को भी याद रखिएगा
दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। याद रखिएगा, कावेरी नदी को भी कहा जाता है दक्षिण भारत का गंगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी कहां से निकलती है, याद रखिएगा मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से निकलती है, आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। मानसरोवर झील से निकलती है और इसका लंबाई कितना है, याद रखिएगा 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई है। और ये कहां जाकर गिरती है, याद रखिए अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां जाकर गिरती है, याद रखिएगा अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी कहां जाकर गिरती है, याद रखिएगा अरब सागर में गिरती है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। गंगा नदी की बताइएगा, गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। कहां से निकलती है, याद रखिएगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है, हिमनद से निकलती है, आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसका लंबाई कितना है, लंबाई याद रखिएगा भारत में इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। और ये कहां जाकर गिरती है, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये कहां जाकर गिरती है, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जानिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा चेमा यगंडुग हिमनद से निकलती है, चेमा यगंडुग यानी कि हिमनद से निकलती है। और इसका लंबाई भारत में कितना है, याद रखिए 29 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है, ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और कि कहां जाकर गिरती है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहां जाकर गिरती है, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये आप लोग को क्या होना चाहिए बाबू, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, लोग क्या करेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन करा कि गर्मियों के मौसम में समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सब सवाल पर, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। क्लास को शेयर करेंगे बाबू और लाइक करेंगे, जो भी क्लास को शेयर और लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक करेंगे, ठीक है। और बताएंगे सभी लोग 17 नंबर क्वेश्चंस का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू और बहुत ही बेहतरीन क्लास भी चल रहा है, ठीक है। ऐसा क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है, कि पूरा क्वेश्चन और पूरा यानी कि ऑप्शन को तोड़ देता है। चलिए बताइएगा, चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितना है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई याद रखिएगा भारत में 2900 किलोमीटर है बाबू, ठीक है। 2900 में याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है, ठीक है। चाहे तो बांग्लादेश को मिलाकर हो सकता है 29 किलोमीटर, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। 2900 किलोमीटर फुल डेट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई कितना है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, पता कर लीजिएगा कितना है जो। तो बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन क्या देगा, आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कौन सी वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा आम्र वर्षा कहते हैं। ऑप्शन में जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया बाबू, ठीक है। ऑप्शन में जो भी डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिएगा केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है, इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है, याद रखिएगा आम्र वर्षा के नाम से संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा, जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, बताइएगा। फलीदार फसल की बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, याद रखिएगा फलीदार फसल। तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा फिर बताइएगा, ठीक है। कि वांच होगा, कि दलहन होगा, कि तिल होगा, कि अनाज होगा। क्या बोल रहे हैं कि सर बिहार पुलिस का फॉर्म कब निकलेगा। बाबू बिहार पुलिस का फॉर्म याद रखिएगा पहले बिहार मद्य निषेध का खत्म होगा तब निकलेगा, ठीक है। याद रखिएगा यानी कि मार्च अप्रैल मानिएगी, मार्च अप्रैल में निकल जाएगा। मार्च और अप्रैल, याद रखिएगा मार्च और अप्रैल में बिहार पुलिस का फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो बताएंगे सब लोग निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, सब लोग जवाब देंगे। प्रीति जी डी बता रहे हैं, चलिए छोटू राणा जी डी बता रहे हैं, चलिए बी बता रहे हैं, चलिए सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। दलहन हो जाएगा, जो याद रखना है यानी कि फलीदार फसल है। दलहन है जो क्या है, याद रखिए फलीदार फसल है। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत में बताइएगा फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। भारत में फसलों का वर्गीकरण किया गया है कितने प्रकार से, बताइएगा। भारत में फसलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, बताइएगा। कितने भागों में इसको बांटा गया, फसलों का वर्गीकरण कितने
कितने बार कितने अर्थी में किया गया है? याद रखिए 3 में बाबू, ठीक है। कितने में? याद रखिए 3 भागों में बांटा गया है। आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। पहला हो गया, याद रखिए खरीफ फसल बाबू, ठीक है। क्या हो गया? पहला खरीफ फसल हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? खरीफ फसल हो जाएगा। दूसरा की बात किया जाए, याद रखिए दूसरा कौन हो जाएगा? यानी कि रबी फसल हो जाएगा। रबी फसल जो अभी अभी के टाइम में लगा हुआ है, देखिएगा, यानी कि गेहूं हो गया, सरसों हो गया, यानी कि मसूर हो गया, ये सब क्या किस में आ जाएगा? याद रखिए रबी फसल में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा की बात किया जाए तो याद रखिएगा जायद फसल हो जाएगा। जायद फसल हो जाएगा। ये आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। खरीफ फसल में कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा धान आ जाएगा। याद रखिएगा धान आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, कपास आ जाएगा, मूंगफली आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा? तो याद रखिएगा खरीफ फसल में आ जाएगा। लेकिन रबी फसल में देखिएगा अभी वर्तमान में लगा हुआ गेहूं लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, राय लगा हुआ है, मसूर लगा हुआ, बूट लगा हुआ, ये सब किस में आ जाएगा? तो याद रखिएगा रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। और जायद फसल के अंतर्गत कौन आएगा? तो याद रखिएगा कद्दू आ गया, खरबूजा आ गया, तरबूज आ गया, लौकी आ गया, टमाटर आ गया। इस ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो रखिए जायद फसल के अंतर्गत आता है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे? जवाब देंगे। देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर। 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। और ध्यान से पहले पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। गलत मत कीजिएगा। हमेशा कहते हैं कि क्लास को टेस्ट के रूप में लीजिए, ठीक है। क्लास को हमेशा टेस्ट के रूप में लीजिए, ठीक है। सोचिए कि यानी कि नहीं गलत हो, ठीक है। प्रयास करिए कि नहीं गलत हो, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले? तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले? तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। छोटू राणा जी 19 का बी बता रहे हैं। सभी बताएंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब, ठीक है। यही सब एग्जाम में छपता है, ठीक है। अब बाकी ये सब नहीं किए ना कि भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय पशु, ये सब नहीं आता, ठीक है, एग्जाम में। चलिए बताइएगा, पूजा पांडे जी भी बता रहे हैं। सब लोग बताएंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन है, तो सब लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। संध्या कुमार जी भी बता रहे हैं। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चंस की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा 19 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा से याद रखिएगा जलाशय के क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि धौलावीरा की कहाँ स्थित है? धौलावीरा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात, याद रखिएगा गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। कच्छ के रन जिला में, कच्छ के रन जिला में स्थित है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। इसका खुदाई कब किया गया था? यानी कि धौलावीरा की खुदाई कब, यानी कि खोजा कब किया गया था? खोजा कब गया था? तो याद रखिए 1967-68 में लगता है इसको खोजा गया था, ठीक है। 1967-68 में याद रखिएगा इसको खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? तो याद रखिएगा किसके द्वारा खोजा गया था? तो जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिए धौलावीरा नगर पता है कैसा है? याद रखिए आयताकार बना है, ठीक है। याद रखिए एक प्रकार का आयताकार नगर है। कैसा नगर है? याद रखिए आयताकार, आयताकार नगर है, ठीक है। आयता क्या है? कार नगर है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। लोथल कहाँ स्थित है जी? याद रखिए लोथल भी गुजरात में ही स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? याद रखिएगा लोथल भी याद रखिएगा गुजरात में ही स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है जी? याद रखिए कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सबको क्या कीजिएगा? हमेशा याद रखिएगा। ये सबको क्या कीजिएगा? हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग से एक तो और सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम में क्योंकि पूछा जाता है तो आप लोग से पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा कालीबंगा से याद रखिएगा जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? याद रखिएगा जूते हुए खेत का साक्ष्य याद रखिएगा कालीबंगा से प्राप्त हुआ। और एग्जाम में पूछा जाता है कि भूसी का साक्ष्य, भूसी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? याद रखिएगा भूसी का साक्ष्य याद रखिएगा कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। भूसी का विसाच याद रखिएगा कहां से प्राप्त हुआ? याद रखिएगा कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? हमेशा याद रखिएगा। लेकिन आप लोग से एक ठोस सवाल पूछते हैं, आप लोग से एक ठोस सवाल पूछते हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुआ? कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? और पूछ लेते हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सिलखड़ी, सिलखड़ी की मोहर कहां से प्राप्त हुआ? सेलखड़ी की मुहर कहां से प्राप्त हुआ? आप लोग बताइएगा, ठीक है। और पूछ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में सब पूछा जाता है इसलिए पूछते हैं, ठीक है। मृदभांड, मृदभांड, मृदभांड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? मृदभांड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? क्या आप लोग बता सकते हैं?
क्या आप लोग बता सकते हैं ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ? जो याद रखिएगा ये तीनों है जो है ना, तीनों है, याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा रोपड़ से प्राप्त हुआ बाबू, ठीक है। याद रखिएगा रोपड़ से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा सभी का गलत है, रोपड़ से बाबू, ठीक है। रोपड़ से प्राप्त हुआ, रोपड़ से, तीनों रोपड़ से प्राप्त हुआ। कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य याद रखिएगा रोपड़ से, सिलखड़ी का भी याद रखिएगा साक्ष्य रोपड़ से, मृदभान का भी साक्ष्य याद रखिएगा रोपड़ से ही प्राप्त हुआ। ये सब का याद रखिएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा रोपड़ से प्राप्त हुआ। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ये आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में सवाल आ चुका है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? चलिए बताइएगा, सभी जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नंदनी सिंह जी बोल रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आता है सर। चलिए बिल्कुल समझ में आएगा ही, ठीक है, क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड रहता तो और समझ में आता, आप लोग को बढ़िया से समझाता, एकदम क्लियर वे में बोर्ड भर देते हैं यार, डिजिटल बोर्ड भर देते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? बताइएगा, हिंदू धर्म से होगा कि फारसी धर्म से होगा कि जैन धर्म से होगा कि बौद्ध धर्म से होगा? चलिए छोटू राणा जी बता रहे हैं 20 का डी, काजल जी बता रहे हैं रोपड़, चलिए रोपड़ बिल्कुल सही है। प्रीति जी डी बता रहे हैं, सनातनी जी बता रहे हैं 20 का डी। तो बताएंगे सभी लोग बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा 20 नंबर क्वेश्चंस की बात की जा रही है, याद रखिएगा 20 नंबर क्वेश्चंस का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा त्रिपिटक है जो किससे संबंधित है? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन और डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? याद रखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक याद रखिए गौतम बुद्ध को माना जाता है। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? याद रखिएगा गौतम बुद्ध बाबू, ठीक है। गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। लेकिन एक तो आप लोग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिपिटक, त्रिपिटक जो क्या है? याद रखिएगा एक प्रकार का बौद्ध साहित्य है बाबू, ठीक है। क्या है? एक प्रकार का पता होना चाहिए क्या है? याद रखिएगा बौद्ध साहित्य। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिए। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। त्रिपिटक कितने प्रकार का होता है? आप लोग बताइएगा। त्रिपिटक है जो कितने प्रकार का होता है? सब लोग बताएंगे त्रिपिटक कितने प्रकार का होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे त्रिपिटक कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए बताइएगा त्रिपिटक है जो कितने प्रकार का होता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। त्रिपिटक है जो याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन हो गया? देखिएगा ध्यान से। विनय पिटक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा विनय पिटक हो गया एक ठो, विनय पिटक हो गया। दूसरा की बात किया जाए अभिधम पिटक। कौन सा पिटक? याद रखिएगा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक हो गया। तीसरा की बात किया जाए कौन हो जाएगा? तीसरा की बात किया जाए तो कौन होगा बताइएगा? तीसरा कौन हो जाएगा? याद रखिएगा यानी कि सुत्त पिटक हो जाएगा। एक और लिख लीजिएगा सुत्त पिटक। पिटक त्रिपिटक 3 प्रकार का होता है। सुत्त पिटक हो गया, ठीक है। तीसरा कौन हो गया? याद रखिए सुत्त पिटक हो गया। यानी त्रिपिटक याद रखिएगा 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया विनय पिटक, दूसरा हो गया अभिधाम पिटक, तीसरा हो गया सुत्त पिटक हो गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सब लोग क्या करेंगे? अगला प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न का क्या करेंगे? जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। तो जवाब देंगे यहाँ पर। कह रहा है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक नया अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करो। चलिए बताइएगा, ठीक है। बैजू कुमार जी जुड़ चुके हैं 21 का सी। काजल जी पीछे वाला सवाल क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। छोटू राणा जी भी बता रहे हैं। सभी लोग बताएंगे, ठीक है। सभी लोग को बताना है, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए मुकेश कुमार जी सी बता रहे हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या रहेगा? याद रखिएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी लगा रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा जो कि विक्रमादित्य यानी कि किस यहाँ पर कह रहा है विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। आप लोग को पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय है जो याद रखिएगा गुप्त वंश का, याद रखिएगा गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा थे, सबसे शक्तिशाली सम्राट, सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, सबसे शक्तिशाली सम्राट है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली सम्राट है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आप लोग से पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था।
कौन था? याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये किसका उत्तराधिकारी था? आप लोग बताइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका उत्तराधिकारी था? तो याद रखिए समुद्रगुप्त को बाबू, ठीक है। समुद्रगुप्त का क्या था? याद रखिएगा उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का याद रखिएगा क्या था? याद रखिएगा उत्तराधिकारी था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ये अभी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा समुद्रगुप्त का क्या था, उत्तराधिकारी था। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप लोग बताइएगा, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? याद रखिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जो पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो आप लोग को तो पता चलेगा वेद, पहले आप लोग बताइए कितने प्रकार का होता है, वेद कितने प्रकार का होता है? तो वेद तो आप लोग को पता चल गया 4 प्रकार का होता है। अब पांचवा वेद कौन सा हो गया बाबू? पांचवा वेद यहाँ पर कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? शिव पुराण होगा, कि रामायण होगा, कि भागवत गीता होगा, कि महाभारत होगा? चलिए बताइएगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। छोटू राणा जी डी बता रहे हैं, और बताएंगे सब लोग बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्लास को शेयर नहीं करते हैं आप लोग, क्लास को शेयर नहीं करते। पूजा पांडे जी शी बता रहे हैं। चलिए सभी लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। सभी लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। याद रखिएगा बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, डी, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। महाभारत ये पता है हिंदुओं का क्या है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। याद रखिए महाभारत को हिंदुओं का क्या माना जाता है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। महाभारत में कितना श्लोक है? महाभारत में कितना श्लोक है आप लोग बता सकते हैं? महाभारत में कितना श्लोक है जब बता सकते हैं? तो याद रखिए 1 लाख बाबू, ठीक है। 1 लाख श्लोक है महाभारत में। याद रखिएगा कितना श्लोक है? याद रखिएगा 1 लाख का श्लोक है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। यानी कि महाभारत के रचयिता किसको माना जाता है? महाभारत के रचयिता बताइएगा आप लोग, महाभारत के रचयिता किसको माना जाता है? रचयिता बताइएगा, रचयिता किसको माना जाता है? याद रखिएगा महाभारत का रचयिता हमेशा याद रखिएगा, यानी कि कृष्ण, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को याद रखिएगा महाभारत की यानी कि रचयिता माना जाता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था? महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था? आप लोग बता सकते हैं महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चला था? क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? याद रखिए 18 दिन तक महाभारत की लड़ाई चला था। किसके किसके बीच चला था? ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसके किसके बीच चला था? याद रखिएगा यानी कि पांडव, याद रखिए पांडवों और किसके बीच चला था? याद रखिए पांडवों और किसके बीच चला था? आप लोग बताएंगे पांडवों और किसके बीच चला था? कौरवों के बीच चला था। पांडवों और कौरवों के बीच ये लड़ाई चला था और 18 दिन तक चला, ठीक है। कौरवों के बीच ये लड़ाई चला था, पांडवों और कौरवों के बीच ये लड़ाई चला था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। आप लोग को पता हो गया कि वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये आप तो पता चल गया। आप लोग से पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? एग्जाम में पूछा जा सकता है बाबू, ठीक है। बहुत बार ये सवाल अब आ भी चुका है, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बता सकते हैं? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सब क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जो याद रखिए सबसे प्राचीन वेद, देखिए गलत कर रहे हैं, चलिए सही सही बात है, सही है, ठीक है। यहाँ पर रखिएगा ऋग्वेद हो जाएगा। याद रखिएगा ऋग्वेद हो जाएगा जो कि सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। ऋग्वेद हो जाएगा जो कि क्या है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसे नया वेद पूछा जा सकता है एग्जाम में आप लोग के कि सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? नया वेद कौन सा है? आप लोग क्या बता सकते हैं? सबसे नया वेद कौन सा है? सब लोग बता सकते हैं? तो याद रखिएगा नया वेद की बात किया जाए तो याद रखिएगा अथर्ववेद बाबू, ठीक है। अथर्व, याद रखिए अथर्ववेद हो जाएगा जो कि सबसे नया वेद है। बिल्कुल बिल्कुल सही याद है, बिल्कुल सभी का याद है, ठीक है। याद रखिए अथर्ववेद हो जाएगा जो कि यानी कि क्या हो जाएगा, सबसे नया वेद हो जाएगा।
इसी में आप लोग को पता है जादू टोना के बारे में वर्णन है। जादू टोना वशीकरण का वर्णन किस में है? याद रखिएगा अथर्ववेद में है बाबू, ठीक है। जादू टोना वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? याद रखिएगा अथर्ववेद में है बाबू, ठीक है। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? तो हमेशा याद रखिएगा अथर्ववेद में है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। सामवेद में आप लोग जान लीजिएगा, सामवेद में बताइएगा, सामवेद में किसका वर्णन है? सामवेद में किसका वर्णन है? याद रखिए संगीत का बारे में वर्णन है। संगीत के बारे में वर्णन किस वेद में है? याद रखिएगा सामवेद में। संगीत के बारे में वर्णन किस वेद में है? याद रखिएगा सामवेद में है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। संगीत के बारे में वर्णन किस वेद में है? याद रखिएगा सामवेद में, ठीक है। ये हमेशा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा माने कि प्रथा किसने शुरू की थी? बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल ये सब सवाल है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटल ये सब सवाल है, क्या करेंगे, जवाब देंगे सब लोग कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। चलिए जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले छोटू राणा जी जवाब दे चुके हैं, 23 का सी बता रहे हैं, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और सेशन को बाबू लाइक करेंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो लाइक नहीं कीजिएगा क्लास को, ठीक है। और शेयर भी कीजिएगा आप लोग। चलिए बताइएगा। पूजा पांडे जी सी बता रहे हैं, और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिए भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? आप लोग को ये जानना होगा सिजदा प्रथा क्या है और किसके द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिए सिजदा प्रथा एक प्रकार का, सिजदा और पापोस दो दो ठो नाम बहुत प्रसिद्ध है बाबू, ठीक है। सिजदा, सिजदा याद रखिएगा, सिजदा और पाबोस याद रखिएगा, और पाबोस ध्यान से समझिएगा। सिजदा और पाबोस याद रखिएगा, 2 ठो क्या है, प्रथा है। प्रथा हो, 2 ठो क्या है, प्रथा है। एकदम क्लियर कर देंगे, सिजदा और परबोस दोनों प्रथा क्या है और किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप लोग को पता होनी चाहिए। यानी कि गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये दोनों बात थी, याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन मेरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या देगा, यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ऑप्शन क्या देगा, यहाँ पर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और पता है ये जो प्रथा चलाया गया था इसमें क्या किया जाता था, तो पता है मानव क्या करता था, पता है। याद रखिएगा इसमें मानव पहले क्या करता था, यानी कि याद रखिएगा झुककर सुल्तानों के चरणों में क्या करता था, इसका अर्थ क्या होता है, सिजदा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है यही कि झुककर सुल्तान के चरणों में क्या करना, सलाम करना है। इसका सिजदा का अर्थ यह होता है कि झुककर सुल्तान के चरणों में क्या करना है, सलाम करना है, ठीक है। और पाबोस का अर्थ क्या होता है, पता है। पाबोस का अर्थ यही होता है कि यानी कि सुल्तान के पैरों को क्या करना है, चूमना है। सुल्तान के पैरों को क्या करना है, चूमना है। सुल्तान के पैरों को क्या करना है, चूमना है। तो ये अर्थ को क्या कीजिएगा, आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, समझिएगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिजदा और पाबोस प्रथा को अंत किसने किया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है कि सिजदा और पाबोस प्रथा का अंत किसने किया था, आप लोग बता सकते हैं। सिजदा और पाबोस प्रथा का अंत किसने किया था, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि सिजदा और पाबोस प्रथा को अंत किसने किया था। याद रखिएगा ये दोनों प्रथा का जो अंत किया था शाहजहां ने किया था। शाहजहां ने किया था। किसने किया था, तो रखिए शाहजहां ने अंत किया था। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। हमेशा किसने अंत किया था, याद रखिएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने समाप्त किया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। शाहजहां ने ही याद रखिएगा ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये आप लोग क्या करेंगे, हमेशा रखिएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिए शाहजहां ने ही करवाया था। किसकी याद में करवाया था, याद रखिए मुमताज बेगम की याद में। किसकी याद में, याद रखिए मुमताज बेगम की याद में करवाया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। ये सब क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल, ठीक है। तो ध्यान देंगे सब सवाल पर। क्या करा, हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, आप लोग बताएंगे, ठीक है। सभी बताएंगे हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी। क्या जवाब दे सकते हैं आप लोग। विजयनगर के होंगे कि परमार के होंगे कि राष्ट्रकूट के होंगे कि चोल के होंगे, तो बताएंगे। छोटू राणा जी सबसे पहले जवाब दिए हैं, ये बता रहे हैं। सनातनी जी बता रहे हैं 24 का ए, और बताएंगे सब लोग बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हम्पी साम्राज्य, हम्पी खालिस्तान साम्राज्य की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी। चलिए जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, याद रखिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए विजयनगर की राजधानी थी।
किसकी राजधानी थी? याद रखिएगा हम्पी जो थी, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप लोग से ये पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विजयनगर के बारे में थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। विजयनगर वर्ड आ गया है तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना, ठीक है, सब्र करना है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। इसका स्थापना कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? क्या आप लोग बता सकते हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? क्या आप लोग बता सकते हैं? याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, याद रखिएगा 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1336 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा दो भाई था बाबू, ठीक है। कौन था? तो याद रखिएगा दो भाई था, दो भाइयों के द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या था? याद रखिएगा हैरियर एवं बुक्का। क्या नाम था? तो याद रखिएगा हैरियर एवं बुक्का, दोनों भाइयों का नाम था। क्या नाम था? याद रखिएगा, यहां पर लिख देते हैं हरिहर। याद रखिए हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखिए। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखें। लेकिन आप लोग को पता होनी चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य पर, याद रखिए, चार वंश शासन किया था। याद रखिए विजयनगर की साम्राज्य पर कितने वंश शासन किया था? याद रखिए चार वंश शासन किया था। चार वंश शासन किया था, आप लोग को पता होनी चाहिए। लेकिन चार वंश का नाम क्या क्या है? याद रखिए चार वंश का आप लोग नाम लिखिएगा। संगम वंश भी शासन किया था। याद रखिए सालू वंश भी शासन किया था। कौन सा वंश? याद रखिए सालू वंश भी शासन किया था। तुलु वंश भी शासन किया था। कौन वंश? याद रखिए तुलु वंश भी शासन किया था। अरावीडु वंश, याद रखिएगा अराबीडू वंश भी शासन किया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और एग्जाम में पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा किसको माना जाता है? प्रतापी राजा किसको माना जाता है? एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा किसको माना जाता है? बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा किसको माना जाता है? तो हमेशा रखिए प्रतापी राजा की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा किसको माना जाता है? याद रखिए कृष्ण देव राय को। किसको माना जाता है? याद रखिए कृष्ण देव राय को। याद रखिए ब्रिज यानी कि विजयनगर साम्राज्य के, याद रखिए प्रतापी राजा माना जाता है। कृष्ण देव राय को, याद रखिए कृष्ण देव राय को विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा माना जाता है। और कृष्ण देव राय, याद रखिए किस वंश से संबंधित थे? याद रखिए तुलुप वंश से संबंधित थे। याद रखिए किस वंश के थे? याद रखिए तुलुप वंश के थे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखें। तुलुप वंश के थे विजयनगर, सॉरी कृष्ण देवराय, याद रखिए किस वंश के थे? याद रखिए तुलुप वंश के थे। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन से आप क्या करा, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खान ए खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताएंगे आप लोग, सब लोग, ठीक है। सब लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, और एग्जाम ओरिएंटल है सब क्वेश्चन से, तो बताएंगे सब लोग। इनमें से किसे खान ए खान से सम्मानित किया गया था? छोटू राणा जी सी बता रहे हैं, और बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बोले, अकबर को कि शेर शाह सूरी को कि बैरम खां को कि हुमायूं को? चलिए जवाब दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बोले। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीति कुमारी जी भी बता रहे हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान को। किसको कहा जाता है? याद रखिएगा खान ए खान की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा बैरम खान को सम्मानित किया गया था। ये आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो भी ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और बैरम खान पता है किसके संरक्षक थे? याद रखिएगा बैरम खान किसके संरक्षक थे? याद रखिएगा अकबर के संरक्षण थे बाबू, ठीक है। किसके संरक्षक थे? तो हमेशा रखिएगा अकबर के संरक्षण थे। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा बैरम खान की हत्या किसके द्वारा किया गया था? बैरम खां की हत्या किसके द्वारा किया गया था? आप लोग क्या बता सकते हैं? बैरम खां की हत्या किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा मुबारक खां के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखिएगा मुबारक खां के द्वारा इसका हत्या किया गया था। कहां किया गया था? याद रखिएगा पाटन नामक स्थान में, ठीक है। पाटन नामक स्थान पर किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। बैरम खां के पुत्र का नाम क्या है? बैरम खां के पुत्र का नाम क्या है? याद रखिए रहीम हो जाएगा। रहीम याद रखिएगा इन्हीं के पुत्र का नाम है, ठीक है। रहीम यानी कि इन्हीं का पुत्र का नाम है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा।
ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और बैरम खान को खान की उपाधि से किसने सम्मानित किया गया था? किसने विभूषित किया था? याद रखिएगा, अकबर ने बाबू, ठीक है। खान की उपाधि से किसने विभूषित किया था? याद रखिएगा, अकबर ने विभूषित किया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, 26 नंबर क्वेश्चन करा कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से सब लोग जवाब देंगे। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मध्यकालीन भारत दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? सब लोग जवाब देंगे, ठीक है। छोटू राणा जी 26 का डी बता रहे हैं और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइएगा जी। काजल जी बता रहे हैं सी, अरे कृष्ण देव राय लगा रहे हैं अभी। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। याद रखिएगा जयदेव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? याद रखिएगा जयदेव हो जाएगा, जो कि कीर्त गोविंदम के लेखक है। जयदेव हो जाएंगे जो कि गीत गोविंदम के लेखक के। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, डी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। रति मंजरी किसके द्वारा, किसका लेखक है? रति मंजरी कौन लिखा है? याद रखिएगा जयदेव ने लिखा। तुलसीदास ने, याद रखिएगा तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है? याद रखिएगा रामचरितमानस। रामचरित्र मानस किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। दोहा बलि किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा दोहा बलि भी याद रखिएगा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा गीतावली, गीतावली भी किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा गीतावली हमेशा रखिएगा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। कबीर के द्वारा याद रखिए बीजक लिखा गया है। बीजक जो कि बार बार एग्जाम में आ चुका है, बीजक लिखा गया है, ठीक है। मीराबाई के द्वारा याद रखिएगा क्या लिखा गया है? गीत गोविंदम टीका, गीत गोविंदम टीका लिखा गया है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ये सबको क्या करना है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन करा कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो बता सकते हैं आप लोग, हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन था? अफजल उद दौला होगा कि मीर महबूब अली खान हो जाएगा, मीर उस्मान अली खान होगा कि नसीर उदौला होगा? तो बताएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइएगा सब लोग। सब लोग भाग गए जी, समझाते हैं तो भाग जाते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, भागे। तो हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन से, ठीक है। छोटू राणा जी 27 का सी बता रहे हैं। याद रखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा मीर उस्मान अली खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? याद रखिएगा मीर उस्मान अली खान हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, कह रहा है कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, और एग्जाम में बहुत बार ये भी सवाल आ चुका है। तो बताइएगा सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सब लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करूं। क्लास को शेयर करेंगे, जो भी क्लास को शेयर नहीं करेंगे बाबू सब लोग क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। याद रखिएगा 1700 क्या हो जाएगा, 84 में। कब हो जाएगा? याद रखिएगा 1784 ईस्वी में। याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिए कोलकाता, याद रखिए कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में स्थित एक है जगह, याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में किया गया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। सब लोग क्या करेंगे, अगला प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा, सब लोग जवाब देंगे यहाँ पर। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? चलिए बताइएगा 1920 में, 1926 में, 1922 में, 1924 में। तो बता सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। छोटू राणा जी 29 का डी बता रहे हैं और बताएंगे सब लोग बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करूं। सब लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करूं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्लास भी है, ठीक है।
चलिए कुंदन कुमार जी डी बता रहे हैं, याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की गठन हमेशा रखिएगा कब किया गया था, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। 1924 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ किया गया था इसका गठन, कहाँ किया गया था, याद रखिएगा कानपुर में किया गया था बाबू, ठीक है कहाँ किया गया था, याद रखिएगा कानपुर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा 3 लोगों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा 3 लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें से पहला का नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल, दूसरा का नाम क्या है योगेश चंद्र चटर्जी, और तीसरा का नाम क्या है, याद रखिए राम प्रसाद बिस्मिल। तीसरा का नाम क्या है, याद रखिए राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ये आप लोग क्या करेंगे हमेशा याद रखेंगे बाप, ठीक है ये आप लोग क्या करेंगे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे जवाब देंगे, सभी लोग क्या करेंगे अगला प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, 30 नंबर क्वेश्चन करा कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, ठीक है चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, क्लास को भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए सभी का जवाब आ रहा है 30 का डी बता रहे हैं, और बताएंगे छोटू राणा जी बी बता रहे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन क्या जाएगा 30 का, याद रखिएगा बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने याद रखिएगा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, ठीक है विंस्टन चर्चिल ने याद रखिएगा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था बता सकते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था बाबू, ठीक है 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन क्या आया था भारत आया था, ये आप लोग क्या कीजिएगा बिल्कुल याद रखिएगा। इस समय याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था बाबू, ठीक है इसी समय याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और उसमें क्या किया था भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। इसमें क्या करना था याद रखिएगा भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था, यही इसका उद्देश्य था, ठीक है यही इसका क्या था उद्देश्य था, ठीक है। और 1942 में ही याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, याद रखिए 1942 ईस्वी में, ठीक है 1942 ईस्वी में ही याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा बिल्कुल याद रखिएगा 1942 ईस्वी में ही याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। आप लोग से एग्जाम पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बता सकते हैं आप लोग, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बता सकते हैं, सभी बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 1946 ईस्वी में आया था बाबू, ठीक है 1946 ईस्वी में याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत आया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा बिल्कुल याद रखिएगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और क्रिप्स मिशन याद रखिएगा 1942 ईस्वी में आया था, ठीक है ये आप क्या कीजिएगा बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे जवाब देंगे। देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इसको देखिएगा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से बाबू, इसको थोड़ा सा आप लोग को समझाएंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग को क्या करेंगे समझाएंगे, ठीक है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था और आखिरकार क्यों दिया था, ये भी आप लोग को क्या करेंगे समझाएंगे, ठीक है। छोटू राणा जी भी बता रहे हैं, और बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कुंदन कुमार जी भी बता रहे हैं, खुशबू कुमारी जी भी बता रहे हैं, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग का जवाब आ रहा है, प्रीति कुमारी जी भी बता रहे हैं, याद रखिए जयप्रकाश नारायण ने दिया था, किसने दिया था, याद रखिए जयप्रकाश नारायण पूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये आप लोगों को क्या होना चाहिए पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए पता होनी चाहिए, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो भी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये तो पता चल गया कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका शुरुआत कब हुआ था, संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ था बता सकते हैं, याद रखिए 5 जून 1974 ईस्वी को, ठीक है 5 जून 1974 ईस्वी को याद रखिए संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था। ये आप लोग क्या करेंगे बिल्कुल याद रखें 5 जून अरे कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था, ये आप लोग क्या करेंगे बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, ये भी आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा, ठीक है। और कहां से शुरुआत किया गया था, कहां से शुरुआत किया गया था, याद रखिए पटना के गांधी मैदान में, ठीक है पटना के गांधी मैदान में याद रखिएगा इसका शुरुआत किया गया था, पटना के गांधी मैदान में, याद रखिए पटना के गांधी मैदान में इसका शुरुआत किया गया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा
इसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? याद रखिए, भ्रष्टाचार, यानी कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय पर क्या कहते थे? आवाज उठाए थे। ठीक है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय पर क्या किए थे? आवाज उठाए थे। इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, आप लोग को तो पता चल गया किसके विरुद्ध चलाया गया था, यानी कि संपूर्ण क्रांति किसके विरुद्ध चलाया गया था? तो रखिएगा इंदिरा गांधी के विरुद्ध बाबू। ठीक है, इंदिरा गांधी के विरुद्ध याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। ये आप लोग को तो पता चल गया। ठीक है, ये आप लोग क्या चल गया? पता चल गया आप लोगों को। ठीक है, और पता है इसी यानी कि संपूर्ण क्रांति के बाद याद रखिएगा, इसी संपूर्ण क्रांति के बाद याद रखिएगा भारत में आपातकाल लगता है। ठीक है, भारत में आपातकाल लगता है, याद रखिएगा इसी संपूर्ण क्रांति के बाद। ठीक है, इसी संपूर्ण क्रांति के बाद याद रखिएगा भारत में आपातकाल, याद रखिएगा आपातकाल लगता है। आपातकाल कब लगता है बताइएगा? भारत में आपातकाल कब लगता है? याद रखिएगा 25 जून 1975 को। याद रखिएगा 25 जून याद रखिएगा 1975 को याद रखिएगा भारत में आपातकाल लगता है। ये भी आप लोग को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। किसके समय लगता है? याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय लगता है। किसके समय लगता है? तो हमेशा याद रखिएगा इंदिरा गांधी के समय लगता है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। और इसी समय याद रखिएगा, इसी समय याद रखिएगा जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी की स्थापना होता है। जनता पार्टी की क्या होता है? स्थापना होता है। और जनता पार्टी की स्थापना कब होता है? याद रखिएगा 1975 में होता है। ठीक है, 1975 में होता है। और इसी में जनता पार्टी के से याद रखिएगा कौन बनते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं प्रधानमंत्री? याद रखिएगा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ये आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। इसी से में याद रखिएगा मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भी आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे बाप। ठीक है, और बताइए कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? याद रखिएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर? 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? देखिएगा करा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? बताइएगा सब लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही क्या है? बेहतरीन क्लास भी है। ठीक है, तो जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बाबू सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है? याद रखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। कब किया गया था? याद रखिएगा 1991 ईस्वी में किया गया था। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। याद रखिएगा भारत में आर्थिक उदारीकरण याद रखिएगा कब लागू किया गया था? रखिएगा कब शुरू किया गया था? रखिएगा 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? सभी लोग बताएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या अनुपात लगभग कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था? तो सभी बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए सब लोग बताएंगे बाबू। और क्लास को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जो भी क्लास को शेयर नहीं करेंगे क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, और बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा 31 अनुपात क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 69 हो जाएगा। 31 अनुपात क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 69 हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। बताइए 2015 में संसद में पेश किया जीएसटी विधेयक कौन है? चलिए बताइएगा सब लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक कौन सा है? एक वित्तीय विधेयक होगा कि एक आर्थिक विधेयक नहीं है कि एक संविधान संशोधन विधेयक है कि ऑप्शन डी कर रहा है कि एक साधारण विधेयक है? तो बताएंगे सब लोग। छोटू राणा जी 34 का सी बता रहे हैं और बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सनातनी जी 34 का सी बता रहे हैं। याद रखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। किसके बात किया जा रहा है? याद रखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा? सी हो जाएगा। यानी कि एक संविधान संशोधन विधेयक है। याद रखिएगा एक संविधान क्या है? संशोधन विधेयक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा? बिल्कुल याद रखिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद रखिएगा
ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिए। और एग्जाम में आप लोग से पूछा जाए कि पूरे देश देश में जीएसटी लगाने का प्रस्ताव कब किया गया था, बताइएगा। पूरे जी यानी कि देश में पूरे जी यानी कि सॉरी पूरे देश में जीएसटी लगाने का प्रस्ताव कब किया गया था, बताएंगे सब लोग। पूरे देश में जीएसटी लगाने का प्रस्ताव कब किया गया था, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को बाबू। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को किया गया था। ये भी आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर कह रहा है 35 नंबर क्या रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएंगे चलो 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्षों में 2 लाख, क्या है यहाँ पर लिखा, 2 लाख क्लस्टर बनाए जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या करा है, 36 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन करा है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी, बताइएगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, त्याग इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या देगा, सी हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा, तो रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नवंबर 2004 को, 14 नवंबर याद रखिएगा 2004 को, ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, 37 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करा WHO ने गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी, चलिए बताइएगा। WHO यानी कि WHO की बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, WHO की बात किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा WHO ने गैर संक्रामक रोगों को रोकथाम के लिए कौन सी पहल शुरू की गई थी, तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, सब लोग भाग गए क्लास से। चलिए बताइएगा 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। ठीक है, वी हेल्थी वी मोबाइल, वी हेल्थी और बी मोबाइल की शुरुआत किया था। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर, ए, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर, 38 नंबर क्वेश्चन करा कि जलीकट्टू कट्टू क्या था, क्या है, जलीकट्टू क्या है, ये पूछ रहा है। जलीकट्टू क्या है, एक टैग खेलें कि सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेलें कि एक प्रकार की मिठाई है कि एक प्रकार की जेली है, तो बताएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जलीकट्टी का जलुकट्टी क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सांड को बस में करने का क्या है, एक लोकप्रिय खेल है। सांड को बस में करने का क्या है, एक प्रकार का लोकप्रिय खेल। और ये सब यानी कि जलीकट्टी कहाँ का लोकप्रिय खेल है, याद रखिए तमिलनाडु का बाबू। ठीक है, तमिलनाडु का याद रखिए लोकप्रिय खेल है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। यह भी आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, तेज सर थोड़ा सा अच्छा ठीक है तेज करते। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोटी पुआ नृत्य क्या है, गोटी पुआ नृत्य क्या है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। गोटी पुआ नृत्य क्या है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बताइए गोटी पुआ नृत्य क्या है, थोड़ा सा फास्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत लोग भाग रहे हैं। याद रखिए गोटी पुआ नृत्य एक प्रकार का ओडिसी युवा लड़कों का क्या है, नृत्य हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा में युवा लड़कों का क्या है, एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध है, एक कल ही बताए थे, एक कल ही सवाल इसको बताए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है, बहुत ही बेहतरीन बाबू और एग्जाम ओरिएंटल सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताएंगे सब लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सब लोग बताएंगे। ठीक है,
याद रखिएगा बांसुरी हो जाएगा, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? याद रखिएगा बांसुरी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सेम, बिल्कुल सही उत्तर आ गया। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सेम, बिल्कुल सही उत्तर गया। चलिए सभी का सही उत्तर आ गया, ठीक है। और बताइएगा हरिप्रसाद चौरसिया जी को संगीत अकादमी पुरस्कार कब मिला था? हरिप्रसाद चौरसिया जी को संगीत अकादमी, नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? याद रखिएगा 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में इनको याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। और पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? हरिप्रसाद चौरसिया जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा 1992 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा 2000 ईस्वी में भी इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2000 ईस्वी में भी याद रखिएगा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था इसको, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन करा कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है, बताइएगा सब लोग। सभी बताएंगे क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा कपिल देव बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा कपिल देव ने लिखा है। किसने लिखा है? याद रखिएगा कपिल देव ने लिखा है। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। यानी कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? याद रखिएगा कपिल देव ने लिखा है। और बताइएगा इस पुस्तक का प्रकाशन कब किया गया था? याद रखिएगा 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में याद रखिएगा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, ठीक है। चलिए बताइएगा 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या करूं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29 अगस्त को, बिल्कुल याद रखिएगा 29 अगस्त को याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और किसके याद में मनाया जाता है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है, बताएंगे। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? 5 होती है कि 7 होती है कि 6 होती है कि 4 होती है? चलिए बैजू जी 6 बता रहे हैं, छोटू राणा जी 6 बता रहे हैं। चलिए सभी लोग का जवाब आ रहा है। संध्या कुमार जी सी बता रहे हैं, नेहा कुमारी जी डी बता रहे हैं। याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा 6 होता है। नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? याद रखिएगा 6 होती है, ठीक है। याद रखिएगा 6 क्षेत्रों में याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब किया गया था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो देखिए 1901 ईस्वी में, ठीक है। 1901 ईस्वी में याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन करा कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? 44 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया है। क्या दिया गया है? क्या न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर गया, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक दिया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। भारत में निर्मित टैंक का नाम है, भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, बताइएगा। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। छोटू राणा जी, अर्जुन जी बोल रहे हैं और बताएंगे सभी लोग, सभी बताएंगे, ठीक है। चलिए सभी सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन हो जाएगा। भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है? याद रखिएगा अर्जुन हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? 46 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिए, परम युवा द्वितीय हो जाएगा, परम युवा द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो भी डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा जो यहाँ पर अगला प्रश्न करा कि एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग होता है, बताएंगे इस लोग। ठीक है, रजिस्टर का प्रयोग होता है कि फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है कि वेक्टर का प्रयोग होता है कि इन कोडोर का प्रयोग होता है, चलिए बताएंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाली स्थान है, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधा बन गया, वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का क्या बन गया, आधा बन गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए सब लोग बताएंगे, याद रखिए आरपानेट कहते हैं, क्या कहते हैं, आरपानेट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर ए, बिल्कुल सही उत्तर गया, आरपानेट कहते हैं बाबू, बिल्कुल याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया, आरपानेट कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रखिएगा आरपानेट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या करा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली स्थान के प्रारंभ में पहुंचा देता है, बताइएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को खाली स्थान के प्रारंभ में पहुंचा देता है, पेज पर पहुंचाता है कि फाइल पर कि डॉक्यूमेंट पर कि लाइन पर, तो बताएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। छोटू राणा जी बी बता रहे हैं, बैजू जी ये बता रहे हैं। याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या रहेगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा लाइन पर पहुंचा देता है। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। देखिएगा साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो ऊर्जा की क्या दर्शाता है, इकाई दर्शाता है, तो बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करो, सभी लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करो, ऊर्जा की इकाई दर्शाता है, कौन दर्शाता है, बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, डी डी लगा रहे हैं। चलिए याद रखिएगा कैलोरी और जूल होगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कैलोरी और जूल हो जाएगा, जो कि यानी कि इकाई यानी कि ऊर्जा की क्या दर्शाता है, इकाई दर्शाता है, ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, ऊर्जा की मात्रक की बात कर रहा है, ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है, जूल या कैलोरी होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, तो बताएंगे सब लोग, सभी लोग 51 नंबर का जवाब आ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या देगा, याद रखिएगा डी हो जाएगा, परिदर्शी, किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा परिदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, परिदर्शी मतलब परिस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा परिस्कोप का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही उत्तर, जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बाबू उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा है, सभी लोग 52 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर कह रहे कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य यानी कि बात है जो असत्य है, तो बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या करो, सभी बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, मोबाइल भी बंद हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा, डी हो जाएगा, यह क्या है, याद रखिएगा काज है जो याद रखिएगा यह एक सदिश राशि है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, असत्य बात हो जाएगा। याद रखिएगा कार्य है जो सदिश राशि नहीं है बल्कि क्या है, अदिश राशि है, कौन सी राशि है, याद रखिएगा अदिश राशि है। ठीक है, ये आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिएगा मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है, सभी 53 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। याद रखिएगा कोशिका क्रिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा कोशिका क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यहाँ पर कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टेथोस्कोप है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी बताएंगे। ठीक है,
स्टेथोस्कोप है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सब लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि का परिवर्तन पर, याद रखिएगा ध्वनि का परावर्तन परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन क्या देगा यहाँ पर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो बताएंगे सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, छोटू रानी जी बता रहे हैं, गलत बात है बाबू। याद रखिएगा अवोगार्डो का नियम है बाबू, ठीक है, अवोगार्डो का नियम हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया, ठीक है। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जो कह रहा है अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। तो बताएंगे सभी लोग 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। जो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए सभी जवाब देंगे, ठीक है। छोटू राणा जी सी बता रहे हैं, दीपक जी ये बता रहे हैं। तो याद रखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन की बात किया जा रहा है बाबू, तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा, ये हो जाएगा संभारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा संभारिक हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न कर रहा है कि आम्लराज, जिसको क्या कहते हैं एक्वा खालिस्तान का मिश्रण है। आम्लराज किसका मिश्रण होता है? बताइएगा सब लोग। आम्लराज है जो किसका मिश्रण होता है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आम्लराज किसका मिश्रण होता है। चलिए सभी का जवाब आ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। या सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा यहाँ पर? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है। थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल बंद हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा तो क्लास भी बंद। बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो रखिएगा एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसका सूत्र क्या होता है? तो रखिएगा एल, याद रखिएगा AlCl3 होता है, AlCl3 होता है इसका सूत्र। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। यहाँ पर कह रहा है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। कोशिकाएं का अध्ययन को याद रखिए क्या कहते हैं? बिल्कुल सभी का जवाब आ रहा है, ठीक है। सभी लोग का जवाब आ रहा है, याद रखिए साइटोलॉजी कहते हैं। याद रखिए साइटोलॉजी, याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ए, बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है, साइटोलॉजी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्लोरोफिल में क्या होता है? बताइएगा क्लोरोफिल में क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो क्लोरोफिल में क्या होता है। चलिए बताइएगा 60 नंबर क्वेश्चन का बैजू कुमार जी डी बता रहे हैं। चलिए ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे? जवाब देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिकी विकार है? निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिकी विकार है? ये सब समझाने वाला सवाल था बाबू, क्या करें, सब लो होने की मोबाइल भी लो हो रहा है। चलिए याद रखिए 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या देगा? सी हो जाएगा। याद रखिए एड्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे? जवाब देंगे। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? चलिए बताइएगा मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद रखिएगा 4 प्रकार के, बिल्कुल याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ये बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है?
सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के कारण, याद रखिएगा मानव रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया यहाँ पर भी, बिल्कुल सही उत्तर गया। मानव रक्त थक्का किससे बनता है, मानव रक्त का थक्का किससे बनता है, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। प्लेटलेट्स के कारण बाबू, ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण याद रखिएगा मानव का रक्त क्या बनता है, थक्का बनता है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से कौन है जो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे निम्नलिखित में से कौन है जो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। उपभोक्ता की बात किया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए स्वपोषी हो जाएगा जो कि उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा। स्वपोषी क्या करता है, अपना खुद भोजन बनाता है, ठीक है। स्वपोषी क्या करता है, अपना खुद भोजन बनाता है, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे बिल्कुल याद रखिएगा, ये आप लोग क्या करेंगे बिल्कुल याद रखेंगे, स्वपोषी याद रखिएगा, अपना खुद भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। उपभोक्ता कौन हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिएगा पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है, पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। उपभोक्ता है, उत्पादन यानी कि फल फूल क्या देता है, कौन देता है, पेड़ पौधा देता है, ठीक है। इसलिए उपभोक्ता कौन हो गया, तथा क्या यानी कि पेड़ पौधा हो गया, ठीक है। ये आप लोग को क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आप क्या करेंगे, जवाब देंगे। यहाँ पर कह रहा है एस्पाइडेक्स मिशन के विषय में कौन सा कथन गलत है, एस्पाइडेक्स मिशन के विषय में कौन सा कथन है जो गलत है, बताएंगे। हिंदी आज नहीं पढ़ाएंगे बाप, ठीक है, हिंदी आप लोग को नहीं पढ़ाना, नहीं तो बंद हो जाएगा। ऑप्शन करेगा डी हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर, कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन करेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे, देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन क्या करा जो 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा मुंबई में, कहाँ किया गया, याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2% हो गया, यहाँ पर हो गया 2%, याद रखिएगा ऑप्शन क्या रहेगा, सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं रहने देते हैं, ठीक है, क्लास को यहीं रहने देते हैं क्योंकि मोबाइल बंद हो जाएगा। ये तो बोले तो आप लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा फास्ट कीजिए जैसे, नहीं तो उधरे क्लास रह जाता है, इतना समझाते ही हैं, इतना तोड़ते ही हैं क्वेश्चंस को कि नहीं तो उधरे रह जाता। चलिए इसे 45 में, चलिए सभी छोटू राणा जी बोल रहे हैं 6% मेरा हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी रहने देते हैं, ठीक है, हिंदी रहने देते हैं बाबू, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा क्लास, कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है, हिंदी रहने देते हैं अभी क्योंकि बंद हो जाएगा मोबाइल ही। कैसा लगा क्लास जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके भाई, बंद हो जाएगा।